से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और हुनर दिलों को जोड़ने का हिंदी दिवस, हिंदी भाषा दिवस, योग भाषा, हिंदी भाषा, ऐसा कुछ प्रयास करने की कोशिश की है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23 चंडीगढ़ ने, राजकीय महाविद्यालय योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो मेरे साथ हैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर गुरमीत जी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। डॉक्टर सपना नंदा, प्रिंसिपल मैडम, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, हमारे साथ हैं। इनकी ब्लेसिंग और सपोर्ट हमारे साथ हैं, तो उनके लिए भी स्वागत है उनका, मैम का भी, और सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद करता हूँ और बाद में फिर करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो हमारे ही कॉलेज के, इसे हिंदी भाषा में कहूँ, आतिथ्य वक्ता, अतिथि वक्ता सर हैं और आतिथ्य वक्ता हमारे डॉक्टर गुणानिधि सर जी हैं। नमस्कार जी। तो गुणों का खजाना है उनकी। मैं अगर बात करूं तो उनके जो गुणगान है, जैसे उनके नाम से ही है गुणानिधि, तो उनके काम से ही बखान होता है। वो तो संस्कृत भाषा के ये अध्यापक हैं कॉलेज में ही, राजकीय महाविद्यालय योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य में। तो सभी का स्वागत है। और इस वेबिनार में इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर गुणानिधि सर से हम करना चाहेंगे। तो आगे की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा की क्या महत्वता है, कितने गहरे से हमें जोड़ता है, और कैसे हमारे अंदर ये यूनियन, योग, जोड़, जो मिलन की जो एक अंदर हमारी ऊर्जा उठती है, उसको कैसे हिंदी भाषा कारगर करती है, इसके बारे में डॉक्टर गुणानिधि सर आगे इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर गुणानिधि जी सर। धन्यवाद रोशन सर। रोशन सर तो सभी गुणों की खान हैं। प्रणाम, नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता गुरमीत सर, और मैं अब अपने प्रिंसिपल मैम से अनुमति लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आज हिंदी दिवस है, हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी, और इस हिंदी दिवस पर आज मातृभाषा के जन्मदिन को मनाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक छोटा सा वेबिनार है। तो मातृभाषा का जब जन्मदिन होता है, माँ का जब एक जन्मदिन है, तो उसे मनाने की बच्चों में बड़ी ललक रहती है, क्योंकि चाहे जन्मदिन माँ का हो चाहे बच्चों का हो, फायदा तो बच्चों को ही होता है, क्योंकि खाने की चीजें तो उन्हीं को मिलती हैं। तो हम आज एक उत्सव के रूप में इस जन्मदिन को मनाना चाहते हैं हिंदी का। वैसे तो माँ का जन्मदिन क्या हो सकता है, रोज माँ का जन्मदिन होता है। एक हिंदी एक उत्सव की भाषा है, उत्सव धर्मिता की भाषा है, उत्साह की भाषा है, हिंदी जोश की भाषा है, आपसी प्यार की भाषा है, संवेदना की भाषा है। तो ऐसी हिंदी को प्रणाम करते हुए हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे लिए ये लाखों गुना खुशी का अवसर हो जाता है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदी विभाग वही विभाग है जिसमें कभी हमारे आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने अपने ब्रह्म वाक्य बाण भट्ट की आत्मकथा के रचयिता हजारी प्रसाद, और अनाम दास का पोथा के रचयिता, उपनिषदों के वाक्य वहां गूंजे थे। तो उसी की कमान आजकल हमारे स्वनाम धन्य श्री गुरमीत सिंह जी ने संभाली है। तो इनकी अकादमिक उपलब्धियों के बारे में तो आपको मैम अभी परिचित करवाएंगे, लेकिन जो बात मैंने इनमें विशेष रूप से देखी है, मैंने नोटिस की है, उसके बारे में आपको जरूर दो चार करवा दूं। गुरमीत जी की एक विशेषता है इनका बेसाख्ता, अनौपचारिक अंदाज, इनकी बेबाक बोलने की शैली। जहां पे इन्हें जरूरत महसूस होती है वहां पे ये बहुत मार्मिक टिप्पणियां जरूर करते हैं, और वो एक ब्रह्म वाक्य की तरह होती हैं। ऐसा इसलिए ये बेसाख्ता अंदाज इनका शायद इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये पत्रकारिता में
इन्होंने अपने झंडे गाड़े, लगभग 10 साल तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, ट्रिब्यून से जुड़े रहे, और आपको क्या बताएं, बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। कितने टीवी शोज में आ चुके हैं, कितनी वार्ताओं में, राजनीतिक परिचर्चाओं में, बहुत जगह में इन्होंने किया है। और इसके ऐसे गुरमीत जी हमारे बीच में हैं, तो एक पत्रकार की सी पैनी नजर और एक गुरु का सा स्नेहिल स्वभाव, दोनों चीजें इनके पास हैं। तो ऐसे गुरमीत जी का हम स्वागत करते हैं। और मैं प्रिंसिपल, हमारे योग कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम सपना नंदा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनकी योग्य अध्यक्षता में हमारे कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम एक के बाद एक ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और हमारा आज का वेबिनार उसी सीरीज में है, उसी क्रम में है, श्रृंखला में है। और इन वेबिनारों के द्वारा, इनके माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपके जैसे सुधी बुद्धि श्रोताओं से जुड़ने का। और हम चाहते हैं आप लोग अपने मित्रों को, दोस्तों को भी कहें कि हमसे जुड़ें, और हम इसी प्रकार से योग की जो एक बात है, योग का संदर्भ है, योग का संदेश है, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। और आज का जो मैसेज है हमने रखा है हुनर दिलों को जोड़ने का, जिसके बारे में हमारे रोशन लाल सर जी ने कहा है। तो दिलों को जोड़ने का हुनर, किसी फेविक्विक से दिल नहीं जुड़ते, किसी फेविकोल से नहीं जुड़ते। दिलों को जोड़ने का हुनर है, वो किस माध्यम से जोड़ा जा सकता है, वो हमारे आज के प्रबुद्ध वक्ता श्री गुरमीत जी बताएंगे। और सच कहें, हमारा योग कॉलेज तो बना ही इसलिए है, हमारी योग विद्या तो है ही दिलों को जोड़ने की विद्या। तो ज्यादा ना बोलते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम डॉक्टर सपना नंदा जी से कि वे गुरमीत जी का परिचय दें और अपनी बात रखें। आदरणीय मैम सपना नंदा जी। नमस्कार। आज के हमारे कॉलेज के वेबिनार के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभातम, सुमंगलम, सुकल्याणम। और हिंदी दिवस की सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वेबिनार का जैसे विषय है योग भाषा हिंदी, हुनर दिलों को जोड़ने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या संबंध या संपर्क। ये संबंध किसी भी दो चीजों या किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों में हो सकता है, जैसे माता पिता का संतान के साथ, पति का पत्नी के साथ, या गुरु का शिष्य के साथ। व्यक्तियों को परस्पर जोड़ने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है, और यही भाषा हम मानव जाति को संपूर्ण प्राणी जगत में सर्वोत्तम बनाती है। हालांकि माध्यम और भी हैं। भाषा के अलावा हम अपने हाव भाव से, शरीर के मूवमेंट से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम माध्यम तो भाषा ही है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपने हाव भाव, अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं। और अतः विचारों की अभिव्यक्ति तभी संभव है यदि सभी की भाषा एक ही हो और सब उससे भली भांति समझ सके। बेशक हमारे देश में राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही है, लेकिन अलग अलग राज्य की अपनी अपनी भाषा है। परंतु जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो पूरे राष्ट्र को माला की तरह एक सूत्र में पिरोए रखती है। और लेकिन आज आधुनिकता के दौर में जो नई पीढ़ी है, वो विदेशी भाषा इंग्लिश से प्रभावित होकर मूल भाषा हिंदी के महत्व को भूलती जा रही है, और या उसे मिश्रित रूप में इस्तेमाल करती जा रही है। और इसलिए स्थिति ये आन पड़ी है कि आज हमें अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के लिए हिंदी दिवस, साल में केवल एक दिन हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और लगभग पिछले सन 1953 से हम मनाते ही आ रहे हैं। और ये नौबत आन पड़ी है कि हम दिन में पूरे वर्ष को केवल एक दिन तक सिमट कर रख देते हैं। लेकिन हिंदी भाषा मनाने का उद्देश्य है कि हिंदी का प्रसार केवल हम क्षेत्र में या देश में ही नहीं करें, बल्कि पूरे विश्व में हिंदी का प्रसार हो। हिंदी दिवस के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेरित करना, उनके मन में राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान उत्पन्न करना, दैनिक दिनचर्या में हिंदी भाषा का प्रयोग करना, कार्य में, अपने व्यवसाय में, कार्यशाला में हिंदी भाषा का प्रयोग को बढ़ावा देना, और पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में उपलब्ध होना,
ताकि पूरा राष्ट्र जो है वो एक सूत्र में बंधकर अग्रसर उन्नति के पथ पे अग्रसर हो सके। सो आज इस वेबिनार के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार के लिए ये इस कॉलेज की एक कदम है, एक प्रयास है, जिसके लिए हमारे साथ हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर गुरमीत सिंह जी उपस्थित हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का परिचय कराना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने पीएचडी एवं हिंदी में एमए की डिग्री पंजाबी विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की और मास्टर्स लेवल पे इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षण के कार्य के साथ साथ शोध में भी इनका बहुत योगदान रहा। इनके अधीन 6 शोध विद्यार्थियों ने पीएचडी संपन्न कर ली है और 6 शोधार्थी जो है पीएचडी का कार्य अभी जारी कर रहे हैं। और शिक्षण के अतिरिक्त जैसा कि गुरनिधि जी ने बताया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी रुचि रही है। 10 साल से ज्यादा के अवधि तक इन्होंने दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता को अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी पंजाब विश्वविद्यालय की अनेक प्रमुख कार्यकारिणी समितियों के मेंबर हैं, जिसमें सेनेट सिंडिकेट भी है और विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों में इनका विशेष योगदान रहा है। अपने शिक्षण और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अनेकों मान्यताएं प्राप्त की हैं और अनेक पुरस्कार और सम्मान द्वारा इन्हें नवाजा गया है। इसी संदर्भ में इन्होंने विदेश के अनेक देशों का भ्रमण भी किया है और इसके अतिरिक्त डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कई पुस्तकें, अनेकों शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और अनगिनत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में अतिथि वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही डॉक्टर गुरमीत सिंह ने रेडियो और टेलीविजन में लगभग 100 से भी अधिक कार्यक्रमों में अपना प्रस्तुति दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि वे हमारे दर्शकों के साथ इस विषय पर अपने विचार साझा करें। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। नमस्कार मैम और धन्यवाद आप लोगों का। अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही से आ रही है। आप मुझे समय अवश्य बता दें, जितना समय मुझे दिया जाता है नॉर्मली मैं उससे 2-4 मिनट पहले ही रुकता हूँ, कभी भी विलम्ब नहीं करता हूँ। ये एक मैंने अपना नियम बनाया हुआ है। और दूसरा एक आपसे अनुरोध है, आपकी इजाज़त से ही, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, कि चाहे मैं 5 मिनट कम बोल लूँगा, लेकिन अगर आप लोग किसी प्रकार के इंटरेक्शन को का प्रावधान करना चाहें तो वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि अब तो लोग हमें मजबूरी में ही जूम में ही जोड़ने पड़े हैं, तो लोग चैट विंडो से भी सवाल पूछ सकते हैं और खुद को अनम्यूट करके भी होस्ट की इजाज़त से पूछ सकते हैं। और अगर अनम्यूट नहीं भी करना चाहते तो नेचुरली चैट विंडो से कर लेते हैं। तो उससे मुझे प्रसन्नता होगी अगर ऐसा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी कोई बात कही जाए तो वो बात ज़रूरी नहीं है कि आप अक्षरश उससे सहमत हों। हर आदमी अपने अनुभव के आधार पर बात करता है, तो इसलिए अगर कोई आप में से असहमत भी होगा या किसी की कोई क्वेरी भी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। भले मैं कम बोलूं, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कक्षाओं में हम सभी आप सभी करते ही हैं कि एक संवाद हो जिससे एक तरफा बातचीत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं जो प्राचार्य महोदय हैं हमारी, डॉक्टर सपना जी, और जो बाकी आयोजक हैं गुरनिधि जी और अन्य लोग, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच जुड़ने, हालांकि हम बहुत पास हैं, यूनिवर्सिटी और सेक्टर 23 जो है वो उसमें एक छलांग का ही अंतर है, एक सेक्टर के बीच में आता है, लेकिन ये समय इस प्रकार का चल रहा है तो ऑनलाइन माध्यम इसके लिए एक विकल्प जरूर बने हैं और इसके अपने तरह के लाभ भी हैं कि सभी लोग अपने घर बैठे जुड़ सकते हैं। हालांकि 1-to-1 इंटरेक्शन का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता ये, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग कम से कम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं जो योग की बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट जब विषय की बात चल रही थी तब भी गुरनिधि जी ने जब कहा तो मैंने कहा कि आपका योग कॉलेज है तो आप योग कर ले, तो वो केवल एक हमने जैसे हम एक स्लोगन सा बनाना चाहते हैं उस तरीके से हमने उसको बनाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं योग का बहुत ज्ञानी हूँ और उसमें, लेकिन एक बात आपको जरूर आश्चर्य होगा जानकर, थोड़ा बहुत जो मेरा अनुभव रहा है, और पिछले दिनों में भी हम लोगों ने बहुत सारे जो आयोजन किए वेब के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, हम लोगों ने भी अपने विभाग की तरफ से एक महीने का एक उत्सव महीने का मनाने की कोशिश की। तो अब हमारे पास इससे ये सुविधा हो गई है कि पहले आपको लोगों को बुलाना बाहर से, विशेष तौर पे विदेश से
जोड़ना संभव नहीं होता था, तो अभी वो बहुत संभव हो गया है। तो जो सबसे पहली बात में कल की एक संवाद था जो हमने पहले किया था, फिर अमर उजाला के जो मित्र हैं उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो कल ही एक शाम को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों से जोड़ा था, वहाँ से मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम योग की या प्रेम की या जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक रूस की महिला शिक्षक थी जो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं। तो उन्होंने कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा एक विद्यार्थी था, तो वो 6 वर्ष बाद उसको एक लेडी मुझे मिली और उसने कहा कि मैं आपके विद्यार्थी की पत्नी हूँ। और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैंने उससे विवाह इसलिए किया क्योंकि जब उसने मुझे हिंदी में कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मुझे वो बड़ा भा गई बात, और वो बड़े अच्छे दिल के व्यक्ति, तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हिंदी प्रेम की भाषा है। लेकिन ये तो, और आज पेपर में भी आया ये, अगर आप अमर उजाला देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात अपना सिर्फ किस्सा कहानी के लिए कर रहा हूँ, ये एक्चुअल बात है कि हिंदी खास तौर पे प्रेम की, तो मैं ये मानता हूँ कि सारी भाषाएं प्रेम की भाषा है। जैसे गुणनिधि जी कह रहे थे कि हिंदी प्रेम की भाषा है, कोई भी भाषा जो है वो जोड़ने की ही भाषा है। कोई भी भाषा प्रेषण करते हैं, और आप भी जो साइन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, या हमें अगर भूख लगी तो हम इशारा करके भी बता सकते हैं। संयोग से कुछ ऐसे लोग होते हैं हम में जो लोग नहीं बोल सकते दुर्भाग्य से, वो लोग भी संप्रेषण कर सकते हैं। लेकिन भाषा जो है वो केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर खासतौर पे जो आपके विद्यार्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम कहते हैं भाषा किस लिए है, कि भाषा केवल हम एक दूसरे से अपनी बात पहुंचा सकें या हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। जैसे मैंने कहा, अभिव्यक्ति के लिए और भी चीजें हो सकती हैं। हमें इस बात को पहले तो अपने मन में बिठाना पड़ेगा कि कोई भी भाषा हो उसकी बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका है, हमें पता नहीं लगता है। भाषा हमें बनाती है, हमें गढ़ती है, हमें बुनती है, हमें मांझती है, हमें मालूम ही नहीं है ये, क्योंकि एक प्रक्रिया अनायास होती है। आप जिस भाषा से जुड़े रहते हैं, जिस प्रकार के आप शब्दों का, जिस तरह के आप परिवेश में रहते हैं, और यही वजह है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जी ये भाषा मुश्किल है, ये भाषा आसान है, लेकिन उन भाषा भाषी के बीच में अगर आप जाएं तो उनको तो वो बहुत आसान लगेगी, आपको अपनी आसान लगती है। तो यानी कि अगर हम भाषा के बीच में रहते हैं, जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बुनावट करती है, वो हमें बुनती है, और हमें वो ना सिर्फ बनाती है बल्कि हमें वो लगातार एक पूरी सतत प्रक्रिया है जिसमें वो मांझती रहती है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाषा हो, वो सभी भाषाएं प्रेम की भाषा हैं, सभी भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं। हमारा दायित्व है कि हम सभी इन भाषाओं का, चाहे वो हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हों या चाहे अंग्रेजी भी हो। एक जमाना था मैम जब हम लोग भी, जैसे अभी आपने कहा कि अंग्रेजी का प्रभुत्व रहा और अंग्रेजी के कारण जो है हिंदी को अधिकार नहीं मिला, ये बात हमेशा चलती। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे तो हम लोगों को भी ये लगता था कि जब तक अंग्रेजी बोलने वाला एक भी व्यक्ति, जब तक हम उसे एकदम जाके गाड़ नहीं आएंगे मिट्टी में, तब तक हिंदी का भला नहीं हो सकता। उन दिनों में आप में से कुछ लोग जो पुराने लोग हैं उन्होंने नाम सुना होगा, एक वेद प्रताप वैदिक जी थे, अभी भी हैं वो, आजकल बाबा रामदेव जी के सलाहकार हैं और योग में भी उनका दखल रहता है, काफी बड़ा नाम है, पीटीआई एक एजेंसी थी उसके संपादक रहे। उनकी एक किताब आई थी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन करके, वो हमारे पास होती थी और हॉस्टल में हम जैसे उसे सिराने में ही रख के सोते थे जैसे कोई गीता ही हो, क्योंकि उसमें सारे तर्क उन्होंने दिए थे और वो तर्क गलत नहीं थे। वेद प्रताप वैदिक जी की आपको पृष्ठभूमि बता दूं, उन्होंने जेएनयू से हिंदी में पीएचडी प्रबंध जमा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी हायर एजुकेशन, और फिर वो उनको उसका अधिकार भी मिला था। तो उन्होंने हिंदी के पक्ष में तमाम वो आर्गुमेंट दिए थे जो इस बात को सिद्ध करते थे कि अंग्रेजी ही ज्ञान की भाषा नहीं है, अंग्रेजी ही विज्ञान की भाषा नहीं है, और हमें बहुत सारे तथ्य पता नहीं है उस वजह से। तो हमें वो तर्क रटे हुए थे, तो हम जहाँ भी हमें अवसर मिलता था हम वहाँ पर जाके वो अपना तोते की तरह उनको पढ़ देते। लेकिन जब हम जीवन में हमारे जो दृष्टिकोण है वो बदलते हैं, और बदलने भी चाहिए, नहीं तो हमारी लर्निंग क्या हुई, हम सीखे क्या अपने जीवन में। तो अब मैं ये बहुत प्रबल विश्वास से ये कहता हूँ, और उससे आप लोग असहमत भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको पूरा अधिकार है असहमत होने का, और ना सिर्फ होने का बल्कि बताने का भी। तो और संवाद का फायदा भी यही होता है कि हम विनम्रता से एक दूसरे की बात
उससे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते। तो अब हमें लेकिन ये लगता है कि ये जो अंग्रेजी और हिंदी की जो लड़ाई है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमें ये कहने की भी मैम जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, कोई जरूरत नहीं है हमें, मतलब इन चक्रों में पड़ना ही नहीं है। हर भाषा साथ आगे बढ़ सकती है, हर भाषा का सह अस्तित्व होता है। जितनी भाषाएं हमें आती हों उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में, और एक बात और मैं बता दूं, हमारे यहाँ अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत भाषाएं हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ भाषिक एकता बड़ी मुश्किल है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। दुनिया के और देशों में भी बहुत सी भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक भाषा को स्वीकार किया है। उनका एक भाषा आवाज बनती है देश की, अपनी अलग अलग भाषाएं होते हुए भी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, उसमें अनेक भाषाएं हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी है। लेकिन अब हमें एक चीज तो स्पष्ट होनी चाहिए, और इसमें खासतौर पे जो योग के लोग हैं उनकी मैं जानकारी के लिए बताऊं, क्योंकि मुझे भी ICCR की तरफ से, भारत की जो सांस्कृतिक संबंध परिषद जो विदेश मंत्रालय में काम करती है, उसका एक सिस्टम है, उसमें वो विदेशों में उन्होंने चेयर्स बना रखी हैं। तो मुझे भी 2 वर्ष पहले एक प्रस्ताव जॉर्डन जाने का मिला था। उस समय मैं नहीं गया क्योंकि यहाँ मैं चेयरपर्सन का काम मेरा शुरू हुआ था उस समय, तो कुछ चीज़ें मन में थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय विदेशों में जो योग भाषा के रूप में गुणनिधि कह रहे हैं, जब बाद में मैंने सोचा और कुछ मित्रों से बात भी हुई जो जुड़े, बहुत बड़ी भूमिका योग के माध्यम से हिंदी को बढ़ा, मतलब अगर बाहर कोई देश से बाहर हिंदी को कोई चीज आजकल पिछले खास तौर पे 6-7 साल में जब से योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, या उसके लिए जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको भी श्रेय दे सकते हैं किसी हद तक, तो योग की जो डिमांड है, योग के प्रति जो आकर्षण है, मैंने स्वयं देखा है। संयोग से एक योग दिवस के दौरान मैं बाहर था, जिस प्रकार से एम्बेसीज की तरफ से आयोजन किए जाते हैं वो बहुत ही उसके प्रति आकर्षण है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि योग के टीचर, हो सकता है गुणनिधि जी भी कल को हमें अमेरिका में या जापान में दिखे, या आप लोग और भी, तो योग के टीचर्स को आजकल ICCR के जो केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र, वहां पर बाकायदा भेजा जाता है। वो बाकायदा वहां जाकर कक्षाएं लगाते हैं। तो हिंदी और योग दो ही चीजें, और गुणनिधि जी के लिए तो एक एडवांटेज है, या जो आप लोग जुड़े हैं संस्कृत, संस्कृत के प्रति भी लोगों का, क्योंकि लोग जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान के कोश हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें जानना चाहते हैं। तो बाहर के जो विभाग होते हैं उनको भी भारत विद्या विभाग कहते हैं, उनको हिंदी विभाग ना कह के भारत विद्या, इंडोलॉजी विभाग कहते हैं। तो ये मैं केवल हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आज हमने, हमारा यहाँ जो फंक्शन है उसमें हमारे जो पूर्व छात्र हैं और बहुत उन्होंने गीतकार के तौर पे नाम कमाया, इरशाद कामिल, उनको बुलाया है। उनको भी मैं यही कहने वाला हूँ कि जितने हमारे पिछले दिनों में परिचर्चा हुई, चाहे वो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हों या वो बाहर देश से बाहर के लोग हों, वहाँ पर हिंदी को पहुँचाने में फिल्मी गीतों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये हमने खुद भी बाहर जाके देखा है। और दूसरा, मुझे संयोग मिला कि योग कॉलेज के मैं उसमें आ रहा हूँ, तो योग का भी बहुत योगदान है, आप यकीन मानिए, बाहर के देशों में, खासतौर पे बाहर के देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में। और जैसे मैंने बताया कि साथ साथ काम करते हैं, आपको एक योगा टीचर मिल जाएगा, एक हिंदी टीचर मिल जाएगा, साथ में नो डाउट जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनके लोग भी जाते हैं, जो भारतीय नृत्य है वो लोग भी, बहुत सारी सांस्कृतिक केंद्र जो हैं बने हुए उनमें जाते हैं। उस रूप में मैंने योग की बात की थी कि योग भाषा, क्योंकि ये जो हमारा जो विद्या है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि योग के लिए उस प्रकार से किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें आप तो इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश की, जैसे मैंने कहा कि बाहर जितने भी लोग, चाहे हमारी जितनी भी भाषाएं हों, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ बहुत कहते हैं कि तमिलनाडु में विरोध है, तमिलनाडु में विरोध है। आप यकीन मानिए कि भारत से बाहर अगर कोई तमिलियन भी, मान लीजिए चीन में मुझे लोग मिले और जगहों पर भी, चाहे वो तमिल हो या वो बंगाली हो या वो किसी भी प्रांत के हों, वो हिंदी में ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो कई बार हमें ये लगता है कि बाहर से ज़्यादा जो समस्या है हमारे अंदर ज़्यादा है, जो हम अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी को लेकर भी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों में से भी बहुत से लोग अन्य भाषी हो सकता है भाषाओं के जानने वाले हों, और वो दूसरे राज्यों में नहीं तो उन्हें जाने का अवसर मिला होगा।
जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, जो पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं, मराठी है, गुजराती है, वहाँ पर ये जो हम सोचते हैं इंग्लिश को लेके जो हमारे उत्तर भारत में है, पंजाबी बल्कि इससे मुक्त नहीं है। पंजाबी में थोड़ा सा हिंदी वाला जो माइंडसेट है वो चलता है ना। सुरजीत पात्र ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है कि यूपी से आके जो भैया है, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं कविता का शीर्षक, वो तो पंजाबी सीखते हैं, लेकिन जो पंजाब के जट हैं उनके बच्चे जो है वो पंजाबी भूल गए। तो लेकिन दक्षिण भारत में ये चीज़ नहीं है, और दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो लोग अपनी भाषाओं के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत सम्मान है उनके मन में अपनी भाषा को लेकर। आप यकीन मानिए कि अगर वहाँ पर कोई लेखक है या कोई बड़ा साहित्यकार है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, बंगाल के एक साहित्यकार थे सुनील गंगोपाध्याय, उनकी एक किरण मैडम है, अगर वो म्यूट कर ले अपने को, और एक बालकिशन जी, दो लोग हैं, क्योंकि ये मेरे ही सुझाव पे मैडम ने अलाउ किया था और फिर बाद में मुझे दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि म्यूट रखेंगे तो सुनाई आराम से देगा। तो और बाद में जैसे मैंने कहा आप अनम्यूट जो भी बोलना चाहे वो कर सकता है। तो जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था ये था कि बाकी प्रदेशों में इस प्रकार की जो हमारे यहाँ थोड़ी सी देखने को मिलती है कि हम ये सोचते हैं। अब फॉर एग्जांपल, और ये इसमें मैं ही नहीं कहता कि ये मिथ्या है सारी बातें, बहुत बार ग्रुप डिस्कशन में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम बाकायदा, जहाँ भी मैं जिन कमेटियों में होता हूँ, बोलता हूँ कि आप हिंदी में या पंजाबी में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजी में रखने की बात करते हैं, जबकि उनका प्रवाह उस तरह से नहीं आता, क्योंकि उनके मन में ये बैठा हुआ है। आप छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। जो हम लोग टीचर्स के जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, उनमें एक बार मैं गया था, तो उसमें एक हिंदी के और शिक्षक थे। तो आप में से जो लोग शिक्षक होंगे वो जानते होंगे कि हमारे लिए भी जरूरी होते हैं रिफ्रेशर कोर्स वगैरह लगाना। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लास्ट में उसमें भी एक प्रेजेंटेशन देनी होती है कि जी अगर सुना है कि हिंदी में आप हिंदी में दोगे, इंग्लिश में दोगे। तो मैंने कहा जी हिंदी में देंगे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, तो अंग्रेजी में कैसे देंगे। तो वो कहते कि नहीं, मैंने सुना है कि जो लोग अंग्रेजी में देते हैं, हिंदी में देते हैं, उनको बी ग्रेड मिलता है, और जो अंग्रेजी में देते हैं उनको ठीक मिलता है। तो मैंने कहा बी मिले सी मिले, हमें तो आती नहीं। तो आप सोचो ना, ये भी सीमित है, ये कोई ऐसा नहीं कि हर भाषा भाषी, वरना अपनी भाषा को लेकर एक स्वाभाविक प्रयुक्ति होना, या अपनी भाषा को लेकर एक स्वाभाविक आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना, क्योंकि भाषा आपको आत्मविश्वास देती है। अगर वो आत्मविश्वास आप में है तो आप किसी भी उससे पढ़ सकते हैं। अभी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात चल रही है, कितना लागू होगा वो बात ही बात है, बहुत सारे इफेक्ट बढ़े उसमें, लेकिन जो एक चर्चा शुरू हुई है मातृभाषा को लेकर, वो कम से कम हम सोच सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं उनमें ये जो जिसकी तरफ मैडम ने भी इशारा किया कि वो जो अंग्रेजी का जो एक भय है, उससे वो ना सिर्फ मुक्त होंगे बल्कि उनकी प्रतिभा को विकसित होने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि हर चीज जो आपकी अपनी मातृभाषा होती है वो आपको जड़ों की से जोड़े रखती है। तो आप अंग्रेजी बाद में सीख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, बड़े डिपार्टमेंट में, मैम भी जानती होंगी, आप लोग भी जानते होंगे, जिन्होंने +2 तक हिंदी मीडियम से या पंजाबी मीडियम से पढ़ा और बाद में शिफ्ट किया और उनको अच्छी अंग्रेजी आती है। हमने ही हमारे यहाँ एक लेक्चर के लिए बुलाया था 14 अगस्त को, जब अपने इस महीने की शुरुआत की थी। तो इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध और उनका बहुत नाम है, समाज विज्ञानी है और कवि भी हैं हिंदी के, बद्री नारायण। उन्होंने अपना उदाहरण देके बताया कि मुझे 12वीं तक, BA तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा, मुझे अंग्रेजी में मैं सहज नहीं था, लेकिन अब मेरी अंग्रेजी में किताबें भी हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे ना, जो हम ये कहते हैं जी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, आज की तारीख में खास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल और इन सब के आने के कारण भाषाएं अंग्रेजी की जिन्हें हम सोचते हैं, लेकिन उनका भी अगर हम व्याकरण पे देखेंगे अंग्रेजी की या वाक्य रचना पे देखेंगे तो उनका उस प्रकार का अधिकार नहीं है। अखबारों में मैं आपको बताऊं कि जो नए बच्चे जाते हैं वहाँ बड़ी समस्या है, वो कहते हैं अच्छी अंग्रेजी लिखने वाले लोग भी नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि जी सब लोग बड़ी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, ऐसा नहीं है। और अंग्रेजी में तो जो हिंदी में समस्या नहीं है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में टीचर बताते हैं कि अब जो आंसर बुक्स हैं उनमें भी लोग शॉर्टर वर्जन ऑफ जो वर्ड्स हैं उनको यूज करने लगे, जो हम और आप सारे करते हैं। क्योंकि आपने यू को केवल यू लिख दिया, YOU नहीं लिखा, या इस तरह के आप जानते हैं। हिंदी में ये समस्या नहीं है। हिंदी में आप एक भी शब्द बताइए मुझे जिसका शॉर्टर वर्जन आप बना सकते हैं,
और लेकिन दिक्कत ये है कि हम हिंदी को रोमन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कई बार अर्थ से अनर्थ हो जाता है। पिछले दिनों में जब हमने सेमिनार के रूप में संपर्क किया, मैं अपना उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों जब हमने सेमिनार के रूप में 2-3 उसमें बाहर के लोगों को आमंत्रित किया, आप यकीन मानिए मैं उन्हें रोमन में लिख रहा था व्हाट्सएप पे और वो आगे से हिंदी में लिख रहे थे, क्योंकि आसान हो गया है। तो वो लोगों को लगता है कि यार कि उन्होंने कहा नहीं मुझे, लेकिन मुझे खुद लगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया। जब मैंने लॉगिन किया तो मेरा जो नाम है चेयरपर्सन हिंदी करके गुरमीत उसमें जा रहा था अंग्रेजी में। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो उसको रीनेम कर लिया, तो अब आप हिंदी में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमें एक तो बहुत ज्यादा कई तरह के हमारे पास धारणाएं बनी हुई हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक धारणा ये है बच्चों में, विद्यार्थियों में, और हमेशा इस बात का रोना रोया जाता है खासतौर पे सितंबर के महीने में, कि जी रोजगार नहीं है ना। सबसे बड़ा सवाल अगर उठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि रोजगार नहीं। मैं जब आया था 91 में यहाँ पर, तो मुझे भी लोग, और मैं तो तब सरदार जी था, मतलब मेरी बकायदा बाल थे, पटका बांधता था, तो और उस समय हल्का सा आतंकवाद भी था यहाँ पे 91 में, अगर आप याद करेंगे तो मुझे भी लोगों ने कहा कि मुंडी जी के घर में जाया करता था, क्योंकि यहाँ अरहर की दाल नहीं मिलती थी। तो हम यूपी से आए थे, तो इनके भाई मेरे क्लास फेलो थे, और ये क्योंकि गढ़वाल के हैं तो इनके यहाँ वो चलन था, तो यूनिवर्सिटी में ही रहते थे, बड़ा आसान था। तो मुझे याद होगा, ये बहुत छोटे होंगे, तो मुझे लोग कहते थे भाई आप हिंदी बोलते हैं, है ना, आप सिख होके हिंदी बोलते हैं। तो मैंने कहा हमें तो आती नहीं, हम बचपन से वहाँ रहे, है ना। और आज भी मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, जो मेरा सबसे बड़ी गलती है, कि मैं आज भी इतने सालों से 91 से आप अंदाजा लगा लीजिए लगभग 30 साल हो गए चंडीगढ़ में रहते हैं, तो फिर भी मैंने पंजाबी में अपनी उस प्रकार से दक्षता हासिल नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। और मैंने कई गलत कार्य जीवन में किए होंगे, लेकिन उनके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि वो आप सब ने किए हैं। लेकिन मुझे अगर कोई पूछता है कि शर्मिंदा किए हैं, तो पंजाबी अच्छे से नहीं सीखने पे मैं जरूर हूँ। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पंजाबी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं। हमें कभी भी, यहाँ पर आप देखते हैं चंडीगढ़ में कभी कभी विवाद हो जाते हैं, इसी बात पे हम लड़ जाते हैं कि कौन सी भाषा ऊपर लिखी जाएगी साइन बोर्ड से, और कालक पोत आते हैं। तो यहाँ पर भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए, अगर आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते होंगे। तो मेरे से जब लोगों ने पूछा कि भाई आप हिंदी डिपार्टमेंट चेयरमैन है, आप बताइए, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारी पंजाबी से, जब मैं यहाँ पर सेनेट में आया था 2008 में, तो आप में से जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में आते जाते रहे होंगे कैंपस में, या पढ़े होंगे, गुंडी जी भी पढ़े और लोग भी होंगे, तो उन्हें याद हो अगर, तो वो साइन बोर्ड केवल अंग्रेजी में होते थे। अभी आप देखते हैं तीनों भाषाओं में। तो मैंने ये बात सेनेट में एक बार कही, लेकिन मैंने साथ में इस बात का ध्यान रखा कि मैं ये कहूँ कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पंजाबी नंबर 1 पे हो। ये तो देखने का नजरिया है, जब तक हम हिंदी वाले ये नहीं कहेंगे कि पंजाबी ऊपर है। मैं तो इसका बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि शुरू में जो साइन बोर्ड थे वो हिंदी में ऊपर था, फिर पंजाबी में था, फिर इंग्लिश में था। आजकल आप देखेंगे तो पंजाबी ऊपर है, हिंदी बीच में, अंग्रेजी नीचे। तो जब ऊपर थी तो हम कहते थे ठीक है जी हम नंबर 1 पे। अभी ऊपर नीचे है तो हम कहते हैं देखो हमें दोनों तरफ से हमारी रक्षा हो रही है, हम प्रोटेक्टेड है। नीचे अंग्रेजी ने रोक रखा है, ऊपर पंजाबी ने रोक रखा है। मैंने कहा आप नीचे कर दो नंबर 3 पे, ये बात चली एक बार। तो मैं कहा नंबर 3 पे कर दो, तो हम कहेंगे जी हम तो बेस है, हम तो आधार दिए हुए, हमारी पे ही इमारत खड़ी हुई। लेकिन दिक्कतें बड़ी रोचक आती है। मैं आपको एक और बताऊं लैंग्वेजेस का, ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हमारे संबंध है। आपको याद ही है कि पिछले साल जब ड्राफ्ट आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो एकदम से विरोध शुरू हो गया था। अब जब मातृभाषाओं पे उन्होंने जोर देके थोड़ा सा हिंदी का वो किया डाइल्यूट, तो शांति है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, फिर भी कुछ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं। मैं चंडीगढ़ का आपको एक रोचक एग्जांपल बताता हूँ। जब वो साइन बोर्ड्स की ट्रांसलेशन की बात आई, तो नेचुरली जो बोले वो खोले, कहते गुंडी खोले, या जिसने मतलब वो होता है ना। तो मैंने जब बोला तो मेरे पास सोफ्ती साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने सारी एक लिस्ट एक्सीएन ऑफिस से आ गई जितने साइन बोर्ड्स थे कि आप इनको ट्रांसलेट कर दो, और पंजाबी में पंजाबी वालों के लिए भेज दी। तो हमने करे रिसर्च स्कॉलर्स की कुछ मदद भी ली, कुछ हमने वर्ड्स भी करने की कोशिश की। अब जब वो गई तो वहाँ पर जो जोशी जी थे, जो अभी भी है वाइस चांसलर के ओएस जी, उन्होंने फोन किया कि जी पंजाबी वाले कह रहे हैं उप कुलपति, आपने लिखा है कुलपति। तो मैंने कहा भी ऐसा है कि देखो वो शब्द तो कुलपति है, आप बीएचयू की साइट खोल लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खोल लो। हमारे मन में ये धारणा ट्रांसलेशन के कारण बन गई कि वाइस का मतलब वो, और वो जबकि हमारे पास कुलाधिपति चांसलर के लिए अलग शब्द है, और कुलपति बड़ा सिंपल शब्द है, आसान है, छोटा भी है। तो अदरवाइज भी वो एक मीनिंग को वो करता है।
तो उन्होंने पंजाबी वालों से बात किया, पंजाबी वाले नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हमारे तो कुलपति ही चलता। अब आप सोचिए कि केवल स्क्रिप्ट का फर्क हो जाए, एक ही साइन बोर्ड पे या एक ही नेम प्लेट पे ऊपर लिखा हो कुलपति हिंदी में और गुरुमुखी में लिखा हो उप कुलपति, तो बड़ा अजीब लगे। तो फाइनली उस लड़ाई में अब हम कैसे कहते हैं कि जी उप कुलपति लिख दो, जब है नहीं, वर्ड हमारे पास है तो हम तो ये नहीं कह सकते। तो फाइनली सोपती साहब ने होशियारी दिखाई और उन्होंने वाइस चांसलर हिंदी में लिख दिया और वाइस चांसलर पंजाबी में लिख दिया। अब क्या फायदा हुआ, अंग्रेजी का फायदा हो गया, अंग्रेजी का एक शब्द देवनागरी में भी आ गया और गुरुमुखी में भी आ गया। हम आपस में ना हम ये उदारता दिखा पाए कि उप लिख दो। अब आपकी जानकारी के लिए, अगर अब आप कैंपस में आए तो आप अभी भी जो यूनिवर्सिटी का साइन, जो एक तो होता है नेम प्लेट, एक होती है जो एरो लगा होता है बाहर डायरेक्शन बोर्ड, उसमें अभी भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब वो लिखा गया, नए बोर्ड लिखे गए, तो उन्होंने कुलपति लिख दिया। तो मैंने वीसी ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा मैं पक्का बता रहा हूँ, देखो हिंदी में कुलपति होता है, ऐसे ही कोई छापेगा, क्या फायदा। तो आज की तारीख में आप देखोगे तो ये मैंने आपको एक छोटा और डायरेक्ट उदाहरण बताया कि कई बार, अब आप जानते हैं, अगर मैं बठिंडा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दो काम के लिए, तो वहाँ अभी भी कई महीने पहले जो बात चली थी, जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके जो मील के पत्थर होते हैं, क्योंकि NHAI एक नेशनल बॉडी है, तो वो हिंदी में भी लिखे हुए थे, तो उनपे कालक लगी हुई। तो बहुत मन को दुख होता है, अभी भी लगी हुई है, कितने महीने हो गए, कैसा देश हो सकता है जहां पर इस तरह से हो। लेकिन जैसे मैंने दोबारा, और उस कालिक से क्या मिलता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक चैनल में भी बड़ी, मुझे भी एक बार ट्रोलिंग का अनुभव हुआ है, ट्रोलिंग क्या होती, क्योंकि इसी पे डिस्कशन हो रहा था जब अमित शाह जी का एक बयान आया था लास्ट ईयर हिंदी दिवस पे, तो उसको भी लेके अगर आप लोगों को याद हो, यही सितंबर का महीना था, तो काफी विवाद हुआ। तो उसमें जो है हमने यही कहा कि भाई इससे क्या फायदा, आप पंजाबी में लिख दो, कालक तो आप अगर या तो मेहनत करके उसको वाइट करके पंजाबी में लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कालक लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि ये जो मामला है, आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बेंगलोर गया था अपना वजन कम करने एक बार, जिंदल इंस्टीट्यूट में, तो वहां हम बैठे हुए थे तो पेपर पढ़ रहे थे। अब वहां अंग्रेजी के अखबार में एक खबर थी कि जो आप जानते हैं हमारे देश में स्वच्छता के लिए पिछले कुछ साल से सूखा कचरा गीला कचरा कॉन्सेप्ट शुरू, तो सूखा कचरा गीला कचरा, नीले डब्बे और हरे डब्बे शायद आपके यहाँ भी आए हों। तो रेलवे को वो जो सूखा डब्बा गीला कचरा जो था, वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की उन्होंने सप्लाई किया, बना के दे दिए। अब वो तो रेलवे को मान लो BHL ने कर दिया या किसी ने भी, इंडियन ऑयल ने कर दिया, स्पॉन्सर कर, और वो डब्बों में सूखा कचरा गीला कचरा जो है वो हिंदी में लिखा हुआ, वो बेंगलोर में स्टेशन पे लगे हुए थे। इंग्लिश अखबार में ये खबर छपी हुई थी कि क्योंकि ये हिंदी में है इसलिए इनका लाभ नहीं हो रहा। तो मुझे इतनी हंसी आई कि भाई कचड़े के डब्बे के लिए भी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने कहा भाई हिंदी ना लिखो कचड़े के डब्बे में, अच्छी बात है। दूसरा, आप खुद सोच के देखो हमारे देश में, तो अगर हम इतने ही सब कॉन्शियस हो जाए कि हम देख के डालें, तो फिर तो देश में कूड़ा हो ही ना, लोग अपने घरों से ही बाहर ना लाएं। तो भाषा का मुद्दा हमारे यहाँ पर ये सारे विषयों के बावजूद एक बहुत संतुलन की इसमें जरूरत है। और क्योंकि हिंदी के जो हम लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पंजाबी नहीं सीखी, पंजाब से कोई बच्चा आता है, अगर वो हिंदी कमजोर बोलता है, हम उसे डांट देते हैं कई बार। हरियाणा से कोई बच्चा आता है, वो मान लो कुछ बोलता है, हम डांट देते हैं। बंगाल के आदमी का हम मजाक उड़ा देते हैं, साउथ के आदमी का हम मजाक उड़ा देते हैं, हिंदी के लोग हम उस समय ये भूल जाते हैं, जो हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि भाई तुम्हें पंजाबी भी अच्छे से आती है, तुम्हें एक भाषा ज्यादा आती है, हमें नहीं आती। हम इलाहाबाद में पले बड़े, तो हमें हिंदी बोलनी आ गई, या जो सो कॉल्ड हम कहते हैं अच्छी हिंदी आ गई, है ना। हालांकि अच्छी भी एक बड़ा डिस्प्यूटेड है, उसका भी आपको एक अनुभव बताता हूँ। हम जैसे यूनिवर्सिटी सेनेट में थे, तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप बड़ी मुश्किल हिंदी बोलते हैं। तो उनसे मैं पूछता था कि भाई आप बताओ कौन सा शब्द आपको समझ नहीं आया, तो एक भी शब्द नहीं बताते। और अगर अंग्रेजी की कोई व्यक्ति बोल रहे हो और उनकी आपको भले आधी समझ भी ना आई हो, तब भी आप उनके पास जाके ये नहीं कहते कि मुश्किल बोले, उनको आप कहते हैं अच्छी अंग्रेजी आपकी, बड़ी अच्छी अंग्रेजी है ना, बड़ी अच्छी। तो हमें भी कभी बोल दीजिए जी बड़ी अच्छी हिंदी है, हमेशा मुश्किल हिंदी के फेर में आप हमें क्यों डालने की कोशिश करते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा पढ़ाने के दौरान,
बच्चों से हम हमेशा पूछते हैं गाइड क्यों पढ़ते, कहते गाइड आसान है। तो उनसे पूछो कि किताब में क्या मुश्किल है, कि जिस गाइड के शब्द जो है आसान, मैं कहा एक भी शब्द बताओ जो समझ नहीं आ रहा किताब का। तो कहने का मतलब ये हमारे परसेप्शन है, ये हमारी धारणाएं बनी हुई है ना, कि हमें जो है वो हिंदी मुश्किल है या हिंदी में रोजगार नहीं। हाँ, रोजगार की बात, मैं अभी पीछे कहीं गोष्ठी में था तो मैंने कहा ये बताओ, ये जैसे कोरोना के टाइम पे नौकरियां चली गई बहुत, ये सब हिंदी वालों की चली गई, या पिछले सालों में जो जा रही थी सब हिंदी वालों की जा रही या कम हो रही है? तो जब मैं यहाँ 91 में आया था तो मेरे से लोग पूछते थे आप एमए हिंदी करके क्या करेंगे, तो मैं उनसे पूछता था आप एमए पॉलिटिकल साइंस करके क्या करेंगे, या आप एमए हिस्ट्री करके क्या करेंगे। योग करके तो चलो फिर भी आप एक ट्रेनिंग दे सकते हैं, आजकल हेल्थ रिलेटेड सब लोग वो है। और यह सच्चाई है, आप जो कहते हैं कंपटीशन है सो कॉल्ड हमारे सिविल सर्विसेज, उसमें बहुत लोग हिंदी से होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस से होते हैं या जैसे हिस्ट्री से होते हैं। आपको मालूम होगा हमारे पंजाब में एक पहले जलंधर में डीसी थे, अब शायद लुधियाना में डीसी है, वरिंदर शर्मा, वो पंजाबी से हुए थे, 3rd रैंक आई थी उनकी ऑल इंडिया। जो शाह फैसल, जिनकी आपने बहुत नाम सुना होगा, कश्मीर में जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली थी आईएएस को छोड़कर और अब दोबारा आईएएस में आने वाले, उन्होंने उर्दू से किया जबकि वो डॉक्टर थे। हमारे हरियाणा में एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके बेटे ने पाली से किया है, जो आदि लोग तो लैंग्वेज ही नहीं आप में से जानते होंगे कि पाली एक भाषा, पाली से, ऐसे ही संस्कृत से, क्योंकि सीधी सी बात है, ये चीजें हमें समझनी चाहिए। जब आप पाली में लिखते हैं तो पाली की कॉपी कौन जांचेगा? नेचुरली पाली का विद्वान जांचेगा। तो एक प्रकार का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो ये नहीं कि आपको गलत नंबर दे देगा, पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि भाषाएं हमारी बहुत जगहों पर हमें आगे ले जाने में मदद करती है, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। तो रोजगार को लेकर या मानसिकता को लेकर दोनों ही। और एक मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आप मेरे रूम में आए, आप मेरी मोबाइल छीन के ले गए, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया, आपने मुझे गालियां दी, तो मेरा अपमान तब तक नहीं होगा जब तक मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए। जैसे हम बचपन में हमें सिखाया जाता था कि आपको किसी ने गाली दी, आपने नहीं ली, उसके बाद वापस चली। ऐसे ही आपको अगर कोई कहता है कि अच्छा जी हिंदी वाले, अच्छा हिंदी के लोग हो, अच्छा। अब मुझे भी जब लोग मैं आया था तो लोग कहते थे अच्छा आप हिंदी के हैं तो आपने संस्कृत में क्यों नहीं एमए कर ली, टॉन्टिंग में। लेकिन हम लोगों की जैसे मैंने बताया कि जैसे भी जीवन बसर वो लोग कर रहे हैं वैसे ही शायद हम लोग भी कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत हमने भी अपने लिए नाम अर्जित किया होगा, या कोई हो सकता है मकान चंडीगढ़ में ले लिया हो, या और जो जिसे हम सो कॉल्ड रोजगार की सुविधाएं कहते हैं वो सभी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी के कारण क्या मौके मिलते हैं तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ नेम ड्रॉपिंग कर रहा हूँ। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हिंदी आपको कहाँ से ले जा। आपको ये क्या लगता है ये जितने भाषण होते हैं, बड़े बड़े जुमले गढ़े जाते हैं, ये जो आप लोगों ने अब तो सुनना शुरू कर दिया होगा, वॉर रूम है जी दिल्ली में इलेक्शन के टाइम, वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं? ज्यादातर लोग उसमें हिंदी के ही हैं। और तभी मैंने कहा कि अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हम नेम ड्रॉपिंग कर रहे हैं, कि हम झूठी कहानियां करके आपको बता रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि लैंग्वेज में अच्छा होने से आप अगर अच्छा लिखते हैं, अच्छे पॉइंट्स बना के दे सकते हैं, अच्छी स्पीच बना के दे सकते हैं, एक आर्टिकुलेटिव ढंग से आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं किसी मुद्दे पर, तो वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है। जनार्दन द्विवेदी का आपने नाम सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने, कांग्रेस के नेता थे बहुत बड़े, वो राज्यसभा में भी रहे। वो हिंदी के अध्यापक थे एक कॉलेज में, जिनको नहीं पता उनके लिए बता। और उनकी क्या थी यूएसपी या उनका प्रसिद्ध होने का या पावरफुल होने का, कि उन्होंने सोनिया गांधी को हिंदी सिखाई। तो आप सोच भी नहीं सकते कि अवसर कुमार विश्वास क्या है, वो भी हिंदी के ही टीचर है। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। ये जो मैं बाहर की बात कह रहा था, कई बार मैं कहता हूँ कि सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, क्या मुझे बाहर जाने का अवसर मिल सकता था? आईसीसी, आपकी जानकारी के लिए, आईसीसीआर आपको भेजती है बाहर, डिप्लोमेटिक आपका पासपोर्ट बनता है, फॉरेन अलाउंस होता है, आप एम्बेसी के साथ अटैच होते हैं, और 26 से ज़्यादा देशों में तो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। और सुषमा जी ने और चेयर्स बढ़ा दी हैं जो हिंदी के टीचर बाहर जाते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री के लोग नहीं जाते, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो या योगा के जाएंगे या संस्कृत के या हिंदी के, या और उसमें भी हिंदी के अधिक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाहर के लोगों के लिए जानने का जो अवसर है वो हिंदी है। और ये बातें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने मन से एक कोई उदाहरण बता रहा हूँ कि जी अंबानी जी रेडी लगाते थे
और वो उद्योगपति बन गए, इसलिए हम सब रेडी लगाने के बावजूद हमें बहुत आशान्वित होना चाहिए, ये स्थिति नहीं है। आप आजकल तो गूगल है, आप जरा सर्च कर लीजिए कितने लोग हमारे हैं बाहर। यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं, चाहे टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो या इवन और रिक्रूटमेंट हो, हमारे डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं हिंदी में, तो और डिपार्टमेंट और कम है। तो जो हालत है, नहीं नो डाउट कम हो रहे होंगे, लेकिन वो और विभागों में भी वही स्थिति है। हिंदी का मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने एक बार लोन लिया मकान के लिए, तो उन्होंने कहा, ICICI बैंक में एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आप हिंदी में साइन कर दें, तो वो तो जी माना नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि भैया तुम रोको तो सही, फिर देखो मैं इसको कैसे लेके जाता हूँ। अभी परसों के बाद हमारी बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग थी, कॉलेजेस से बड़ी डिमांड आ गई कि जी सिलेबस जो रिवाइज हुआ है वो 1 साल के लिए डेफर कर दिया जाएगा BA। हमने कहा चलो हमें कोई प्रेस्टीज तो है नहीं इसमें, तो हमने मीटिंग करी, तो मिनट्स बनाए मैंने हिंदी में टाइप करके, अपने जो वो है उनको बोल दिया कि कट पेस्ट कर दो और लगा के। वो कहते जी वो जनरल ब्रांच वाले कहते हैं कि हिंदी में मिनट्स नाम है। मैंने कहा वेरी गुड, एक बार कहें तो आप भेजो तो सही, मना करें तो फिर हम देखते हैं कि कैसे मना कर। तो अभी स्थिति अलग है। हम लोगों ने भी वो बातें सुनी थी कि अंग्रेजी हिंदी बोलने में फाइन हो जाता है स्कूलों में, ये बातें अब मैंने बताया कि ये है ना, ये किदवंतियां हो गई है। एक वर्ड होता है किंवदंती, है ना, गुणनिधि जी शायद ज्यादा प्रोनाउंसिएशन, मुझे आप लोगों में से तो बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, वो भी मैं पहले क्लियर कर दूं कि जी ये तो बड़े अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, कैसे हिंदी के टीचर। हम ऐसे ही हैं, आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप आलोचना कर लीजिए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि अच्छा आप हिंदी के टीचर हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी स्कूलों को पहले बंद कराइए, या अंग्रेजी स्कूलों को पहले हिंदी स्कूलों को उस तरह के लेवल पे लाइए, तब हम हिंदी स्कूलों में पढ़ाएंगे। नहीं तो हम इसलिए नहीं बने हुए हैं कि हम जो है वो धोती कुर्ता पहने और हमने ही बात। कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप हिंदी के हैं और आप ऐसे बोलते हैं, तो या और चीजें, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, तो हम कहते हैं क्यों भाई, हमने सिर्फ गंगा जल का वो, मतलब हम रात दिन अपने ऊपर गंगा जल छिड़केंगे, हम इंसान नहीं है? या हमने ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा के साथ जो है वो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है? क्योंकि आप चाहते हो कि हम हमेशा पिछड़े दिखें, है ना, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हिंदी के लिए जो 2 बातें मुख्य तौर पर, कि एक रोजगार की भाषा की हमेशा बात चलती है, तो रोजगार जो है हम लोग तैयार नहीं है असल में। हमारे पास मैम आपको बताऊं, इतना लोग पूछते हैं कि जी हमें ट्रांसलेशन का ये काम करो, हमारे पास बच्चे ही नहीं है जो अच्छा ट्रांसलेशन कर पाए, क्योंकि जो अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है। तभी मैंने कहा कि अंग्रेजी से लड़ने से कुछ नहीं होगा, या अन्य भाषाओं के भी। दूसरा जो हम कहते हैं कि प्रभुत्व वाली बात, तो प्रभुत्व वाली भी कोई, आप जाके देखो साउथ इंडिया में कोई प्रभुत्व वाली बात आपको नहीं दिखेगी अंग्रेजी की। सीखनी चाहिए, जैसे और भाषाएं सीखनी चाहिए वैसे अंग्रेजी भी हमें आनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब हमें अंग्रेजी को विदेशी भाषा भी नहीं कहना चाहिए, जैसे मैम कह रहे थे, क्योंकि अब वो इतने सालों से हमारे बीच, फिर तो हम उर्दू की भी बात करने लगते हैं कई बार, और जो भी भाषाएं आ गई वो यहाँ पर हम बोलते हैं, चाहे 2% बोलते हैं, चाहे 8% बोलते हैं। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि जो बड़ी संख्या होती है, जैसे हिंदी की बड़ी संख्या है, तो हमारा दायित्व है कि हम विश्वास जीते। जो मैं उदाहरण दे रहा था, कई बार क्या होता है कि मान लो कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति है, वो हिंदी अगर गलत बोल रहा है तो हम हंस देते हैं। हमें नहीं मालूम कि बिहार जो हिंदी प्रदेश है वहां के लोग भी गलत बोलते हैं, अगर हम मानकीकरण के हिसाब से। कभी आपने देखा होगा लिंग वचन में उनकी गलती रहती है, तो हमें उनको उत्साहित करना चाहिए। यार देखो, तुम्हें असमिया भी आती है, तुम्हें बंगाली भी आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तुम हमसे बड़े थे। मैंने इस बार जब हमने सेमिनार किया, तो हमने जो बाहर के लोगों को जब जोड़ने की कोशिश की, तो 2 तरह से हो सकता था। एक तो जो हिंदी के शिक्षक बाहर गए हुए हैं यहाँ से, और मैंने कोशिश की कि उन लोगों को जोड़े जो मूल रूप से वहाँ के। जो यहाँ से गए वो तो नौकरी करने गए, हम सब विदेश जाने के लिए लालायित रहते हैं, आकर्षित रहते, हमें वहाँ अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है, तो वो तो अलग चीज। जो वहाँ के लोग हैं जिनके लिए कंपल्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने सीखी, उनको हमें मालूम चला कि हम कितना उसकी कमी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक शिक्षिका जो बाहर की थी, उनसे प्रश्नोत्तर के दौरान किसी ने कहा कि आप के लेखक कौन से पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मोहन राकेश का अंधेरे बंद खबरें पढ़ा है, कृष्णा सोबती का मैंने मित्रों मरजानी पढ़ा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अभी जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनमें से 90% ने अंधेरे बंद खबरें नहीं पढ़ा, क्योंकि हम सिलेबस से बाहर पढ़ते ही नहीं। तो
हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को, हम ट्रांसलेशन में कितना अच्छे हैं, हम कंप्यूटर में कितना अच्छे हैं, हम अब आप मजबूरी में देख रहे हैं ये जो कोरोना के कारण जो भी स्थितियां बनी उसमें कम से कम ये फायदा हुआ कि लोग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया। लोगों ने पहले अवॉइड किया कि खुल जाएगा सितंबर तक, अब आप जानते हैं चाहे हिंदी का टीचर हो चाहे संस्कृत का टीचर हो, उसको ऑनलाइन क्लास लगानी ही पड़ रही है। तो इस बहाने वो कम से कम सीखा है। हमने भी पहले जूम का इस्तेमाल नहीं किया था, आप में से भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि और अब हमें लगता है कि चलो इस बहाने ये चीज़ आई और ये कनेक्ट करती है लोगों से, जोड़ती है, उसकी एक अपनी सुविधा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप फेसबुक पे लाइव चला सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव चला सकते हैं अपने कार्यक्रम को, तो वो कितने लोगों तक पहुंचता है, उसमें हजारों लोग भी उसको देखते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदी के लेखक थे जिनको हमने, जो वयोवृद्ध थे, आ नहीं सकते थे, आना जाना उनके लिए संभव नहीं था, उनको हम सुन पाए। ये जो पिछले दिनों में हिंदी के जितने बड़े प्रकाशक हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाणी प्रकाशन है, राजकमल है, सब ने पिछले दिनों में अपनी डिजिटल लाइव श्रृंखलाएं शुरू करी जिसमें विभिन्न विषयों पर सीरीज चली। BHU का हिंदी विभाग था, उसने 100 साल बनाए। तो मेरा आपसे आग्रह इतना ही है, और लगभग 25 मिनट के करीब मुझे लगता है हुए आपकी, लेकिन अनुमति से ही मैं तुरंत रुक जाऊंगा। तो मैं सिर्फ 2 ही बातों पे जोर देना चाह रहा हूँ। एक कि हमें रोजगार के लिए ये नहीं सोचना चाहिए, और ये बातें केवल हवा में मैं नहीं कर रहा हूँ, हमें तैयार कितने हैं हम, नंबर 1 ये, और नंबर 2 जो मानसिकता की भी बात है वो निश्चित तौर पर है, उसमें ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, हमने भी झेली है बहुत जगह। जब मैं जनसत्ता में था 95 की बात आपको बता रहा हूँ, तो जो लोग चंडीगढ़ के वो जानते होंगे कि CII का एक एग्रोटेक फेयर होता था, और वहाँ पर हम रॉक शो था शाम को, तो एक संजीव बरियाना है, वो पंजाब कवर करते हैं मेरे साथी, तो वो ट्रिब्यून में थे। तो हम शाम को गए, तो जैसे होता है रॉक शो में, तो चंडीगढ़ में तो खैर कुछ भी हो, लोग पहुंचे होते हैं। एग्रोटेक होता है एग्रीकल्चर का है, लेकिन चंडीगढ़ में लोग उसमें भरे हुए हैं, सब रौनक मेला अपना बना के। तो वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है रॉक शो, तो वो गेट पे उन्होंने रोका, तो उसने कहा जी मैं ट्रिब्यून से हूँ, तो वो कहते जी आप जाओ। मैंने कहा जी मैं जनसत्ता से हूँ, कहते जनसत्ता को नहीं बुलाया। तो ये 95 में मैंने खुद देखा है। पर आज की तारीख में आप बता दो कि अगर कहीं भी आप जाते हो चंडीगढ़ में किसी कार्यक्रम में, और आप कहो जी मैं दैनिक भास्कर से हूँ या मैं अमर उजाला से हूँ, तो क्या रोक सकता है कोई, या जागरण से हूँ? अब नहीं है, स्थितियां बहुत बदली हैं और आगे और बदलेगी। क्योंकि जब मैं लोग कहते जी लोग, अब आप में से कई लोग हो सकता है कहें जी बच्चे हिंदी में कमजोर हैं, कई बार मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे लाइटर वेन में कहूँ तो होने तो कमजोर, जितने कम हिंदी जानने वाले अच्छे हों, रोजगार तो उतना बढ़ेगा ना। मैं यहाँ पर सेनेट में था, तो जो PGI के डायरेक्टर थे तलवार साहब, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि यार आप मेरे से प्लीज मिलने आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा ये मेरी एक स्पीच है, वो आप देश में मजबूरी है कि आप 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे चाहे वो डॉक्टर सारा काम अंग्रेजी में करते हो, लेकिन हिंदी में कहते हैं मुझे बनाई तो है लेकिन समझ नहीं आ रही, थोड़ा आप यार मैंने आपको सुना है, आप थोड़ा अच्छा कर दो। अब आप देखिए कि कहाँ से कहाँ बात जाती है। और फिर कल को अगर मुझे इलाज की भगवान ना करे जरूरत पड़े और मैं उनके पास जाके कहूँ, तो शायद वो मुझे वेटेज दे देंगे ना। तो कहाँ से लैंग्वेज आपको कहाँ ले जा सकती है, हमें आपको इस चीज का अंदाजा नहीं, हम उतने प्रवीण नहीं होते। दिक्कत ये, कई बार हम शुद्धतावाद के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आप मेरे पे आरोप लगा सकते हैं कि आप तो बहुत अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के विविध रूप, हिंदी के किसी भी बात, ये जो इंग्लिश हम कहते हैं ना, इंग्लिश आ गई, भाषा बिगड़ गई, स्पेंग्लिश भी एक कंसेप्ट है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आज से नहीं हो रहा है, अभी मेरे पास है नहीं, वो मैंने एक प्रेजेंटेशन पहले बनाई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय के समय, और जो पुराने अयोध्या प्रसाद खत्री एक कवि थे जिन्होंने उस समय एक कविता लिखी है, आप सोचिए 19वीं शताब्दी के लास्ट, उसमें भी अंग्रेजी के कई शब्द हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि ये बढ़ते रहे, जैसे भी चल रहा है कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत है उसी तरह से जैसे हमें सफाई को लेकर चिंता करने की जरूरत है, जैसे हमें भ्रष्टाचार को लेकर करने की जरूरत है, जैसे हमें रोजगार को करने की जरूरत है, जैसे और समस्याएं हैं वैसे ही हमारी, जैसे अंग्रेजी वालों को भी चिंता करने की जरूरत है कि SMS लैंग्वेज डेवलप हो रही है, लोगों की हैंड राइटिंग नहीं है, लोग काम नहीं कर पाते हैं, है ना, ये सारी चीजें। वैसे ही हिंदी को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, पर हम हिंदी को लेकर अलग से जब आक्रांत हो जाते हैं, कई बार मैं कहता हूँ कि जी सितंबर का महीना ऐसा लगता है कि जैसे कोई मातम का महीना हो, क्योंकि आप जहाँ जाओ इस बार तो क्योंकि कोरोना है तो हमें भी बहुत ज़्यादा जगह जाने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो पखवाड़े होते थे, बैंक, LIC, ये वो। तो मैं हमेशा ये कहता था कि भाई जैसे पंडित होते हैं उनको श्राद्धों में बहुत डिमांड हो जाती है बुलाने की,
उसी तरह से अरुण दीदी तो भजन वगैरह भी करते हैं, को पता हो। वैसे सितंबर में हिंदी के अध्यापकों की मतलब ऐसी हो जाती है, आप यकीन मानिए कि नहीं जी, हम मतलब ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा वीआईपी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहती है अच्छा हमने तो 10 बजे यहाँ देना है, और आप यकीन मानो कई बार पिछले सालों में चेयरपर्सन बनने की वजह से और हो जाता है कि लोग नेट पे देखते हैं कौन चेयरपर्सन है, इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा वो होऊंगा, मैं तो यहाँ सबसे जूनियर हूँ, तो हमारे रोटेशन है इसलिए मैं चेयरपर्सन हूँ। तो वहाँ पर हमें टाइम कि चलिए 10 बजे यहाँ, 10 बजे से 11 बजे वहाँ जा रहे हैं, 11 बजे 12 बजे वहाँ, और हर जगह आप यही बात सुनते हैं कि हिंदी का, और कई जगह तो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें अवार्ड ज़्यादा होते हैं, प्रतिभागी कम होते हैं हिंदी दिवस की। इस बार वो प्रतियोगिताएं शायद कम हुई होंगी। तो कहने का मतलब कि हमें ये जो हम सुनते हैं हमेशा कि हिंदी का जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है, देखिए राष्ट्रभाषा वाला जी भी जो मुद्दा है मैम ने भी जिक्र किया, ऐसा नहीं, और हमने भी वो वेद प्रताप वैदिक की किताबों से सब अभी तक रटा हुआ है। अब उसमें उन्होंने लिखा है कि जो इजराइल है वहाँ पर जो हिब्रू भाषा थी वो जब इजराइल को आज़ादी मिली तो वो बिल्कुल मृतप्राय थी, और वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जी हिब्रू में ही काम होगा, और एक मोची से लोगों ने सीखी और इस तरह से जुड़ी। मैंने तो उनकी किताब में पढ़ा है, लेकिन नेचुरली गलत नहीं होगा, और बहुत से देश ऐसे हैं जो अपनी भाषाओं में काम करते हैं। हमारे यहाँ पर आज़ादी के बाद एकदम से ये चीज़ नहीं हो पाई, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हालांकि आज़ादी से पहले आप जानते हैं महात्मा गांधी को हिंदी भाषी नहीं थे, तिलक को हिंदी भाषी नहीं थे, तमाम लोगों ने हिंदी भाषा में ही राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा या स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि उस समय के जो अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं थी उनका इस तरह का रोल नहीं था। वो अंग्रेज उस समय पर इनफैक्ट उर्दू के जो पत्र थे उनका भी योगदान नहीं था, उनको सरकार सपोर्ट करती थी, हिंदी के पत्रों का ही विरोध करती थी, क्योंकि उस समय डाक खर्च भेजा जाता था, इस तरह से तो था नहीं। तो डाक खर्च में अंग्रेजी के पत्रों को रियायत मिलती थी सरकार के द्वारा, और उर्दू के पत्रों को मिलती थी, क्योंकि हिंदी जो है वो कभी भी हमारे यहाँ सत्ता की भाषा नहीं बनी, आज भी नहीं बनी, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले मुगल शासन था तो फारसी थी। अभी आप FIR लॉन्च कराने जाएंगे, रिवेन्यू में जाएंगे तो आप पाएंगे अभी भी वही शब्द चल रहा है, चेंज करने की कोशिश की है बाद में अंग्रेजी शासन रहने की वजह से। हिंदी तो हमेशा संघर्ष की भाषा रही, हिंदी हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाली भाषा रही, लेकिन हिंदी जनमानस की भाषा रही, लोगों की भाषा रही, अधिसंख्य लोगों की। और इसमें कोई महानता नहीं है, मैं ये भी बता दूं, मैं उन लोगों के बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि हम कहें कि जी हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी मीठी ज्यादा है, हरियाणवी में तो जी बड़ी कुंभक हरियाणा, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट है। हम 4 उदाहरण पकड़ लेते हैं, हर आदमी का अपना सौंदर्य है, और प्रेम के लिए तो भाषा चाहिए नहीं। वैसे भी मैं आपको एक मैंने मूवी देखी थी उसका उदाहरण बताऊं, उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि भारत से एक व्यक्ति बाहर गया और उसने बाहर शादी करी, और वो जो स्त्री उसकी दूसरी स्त्री है वो आती है, और गाँव में जो स्त्री है एक दृश्य था उससे वो संवाद कर रही है, और ना उसे उसकी भाषा आती है ना उसे उसकी भाषा आती है, फिर भी वो एक दूसरे के मनोभाव समझ रहे हैं। तो इसलिए भाषा का मुद्दा है ही नहीं। लोग कहते हैं पंजाबी जी उतनी मीठी नहीं है, उर्दू में जी बड़ी नफासत है। हमारी चॉइस है अपनी। आपको क्या लगता है कि चाइना में लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं या वहां नहीं कर रहे हैं? हमारे पास कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जिनमें से आधे जो है वो गलत, और हमें लगता है फैमिली जो है वो बाहर बहुत हमारा बड़ा फैमिली सिस्टम है जी। भैया बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बना था तो वो अपनी बच्चियों 2 के साथ और वाइफ के साथ स्टेज पे आया था जब पहली बार, जब बहुत मशहूर था। हमारे कितने लोग जाते हैं? तो ये सब हमारे मिसकंसेप्शन है। ऐसे हिंदी को लेकर भी हमारी कई धारणाएं। गुणनिधि जी की घंटी आई थी, उन्होंने शायद ये हिंट करने के लिए घंटी मारी है, तो मैं उनकी घंटी का आशय समझते हुए मैंने पहले ही कहा कि मैं हमेशा रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दिव्य ज्ञान नहीं है जो मैं दे रहा हूँ आपको कि अचानक रुक गया तो आपका रह जाएगा। तो आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे कुछ पूछेंगे तो जैसे मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई कुछ नहीं पूछेगा तो मुझे बहुत दुख भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मजबूरी है। और लेकिन वो सब आप मैडम की इजाज़त से ही होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपकी अपनी परिपाटी होती है कार्यक्रमों की, तो आप जैसा चाहें। एक बार आप सबका पुनः धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिंदी दिवस पे एक मौका समझिए भाषाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का, अपना प्रेम व्यक्त करने का, खासतौर पे भारतीय भाषाओं के प्रति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी। आपने बहुत ही, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बड़ा बेसाख्ता और बेबाक अंदाज है जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, और बड़ी पत्रकार की सी पैनी मेधा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हम कुछ देर में जो हमारे जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सारे श्रोतागण, उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। हम आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे
और फिर आप टाइप करके उत्तर भेजेंगे, या फिर आप बोल भी सकते हैं, और फिर हम देखेंगे सबसे पहले किसने उत्तर दिया और फिर हम उनका नाम अनाउंस करेंगे। तो हमारी, क्योंकि उत्सव का आज दिन है और हम उत्सव की फील्ड में ही रहना चाहते हैं, तो अब सर ने सब कुछ बोल दिया है, कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आतिथ्य वक्ता के नाते से मैं थोड़ा सा जरूर उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। तो बहुत सारे लोगों को, जैसा कि सर ने बहुत अच्छा कहा कि एक इनसिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा की बात कि हमारी भाषा शायद मर जाएगी, दब जाएगी, और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा नोटिस बोर्ड्स को ब्लैक करने की बात, और ऐसा करके एक भाषा को हम कालिख पोत कर हम कभी गौरव का अनुभव हमें नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब हमें ये लगता है कि हमारी भाषा मर जाएगी, तो सोचने वाली बात है, भाषा तभी मरती है, जैसा कहा है संस्कृत में कहा है भाष भाषणे, बोलने से भाषा बनती है। जब हम उसका प्रयोग बंद करते हैं, चाहे हमारा दफ्तर में कितना भी प्रयोग हो, हमारा अंग्रेजी का प्रयोग हो या अन्य किसी भी चीज का, लेकिन आप एक बात देखिए ध्यान से, हमारे जो मन की भाषा है, हमारे मन की बोली क्या चल रही है, हम अपने मन में जो बड़ी तरतीब से शब्दों को बुनते हैं और वो बात फिर हम कहते हैं, तो सारा चिंतन हमारा मातृभाषा में रहता है। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम तो योग के क्षेत्र से हैं, तो हम प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज आपने कुछ भी अपनी हिंदी में नहीं सोचना है, आप ऐसा करके देखिए प्रयोग, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? या आपने अपनी मातृभाषा पंजाबी अगर आपकी है उसमें नहीं सोचना है, तो जब तक आप अपनी मातृभाषा में सोचते रहेंगे, तब तक वो भाषा कभी डेड नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी हो, और आपको पता है ना, माँ तो सबसे प्यारी होती है। किसी ने सच ही कहा है कि घर में जो सबसे ज्यादा रौनक वाला कमरा होता है, जो सबसे ज्यादा प्यार वाला कमरा होता है, वो माँ का ही कमरा होता है। सब जाके जब समस्या आती है तो वहीं जाके बैठते हैं माँ के पास। तो हिंदी हमारी माँ की तरह है। और अब पिछले कुछ समय से तो जब मीडिया में बड़े बड़े चैनल्स आए, क्रांति आई, तो लोगों में इसी प्रकार का भय था कि शायद हमारी हिंदी जो है वो दब जाएगी, और ये है वो है, अंग्रेजी अखबार और ऐसी बहुत सारी बातें। सारी भाषाएं बड़ी उत्तम हैं, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आज की डेट में धीरे धीरे करके हमारी जो मातृभाषाएं हैं, आपके हिंदी के चैनल्स हैं, कितनी आगे चले गए, और सबसे ज्यादा जो रैंकिंग मिलती है वो हिंदी के चैनल्स को। हमारे अखबार आप देख लीजिए, अखबारों को देखिए कौन से पढ़े जाते हैं। और जब आप अपना लेयर टाइम भी बिताना चाहते हैं तो आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, उसमें हंसी मजाक भी आपको उसी माध्यम से अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हिंदी ने सदा पूरी दुनिया में जितने भारतीय हैं उनको एक सूत्रता में बांधा है, क्योंकि ये संपर्क भाषा है। चाहे साउथ का एक व्यक्ति है, वो हिंदी में बात करे चाहे ना करे, पर आपका जो इशारा है वो समझ जाएगा। और जन भाषा का रूप हिंदी ने ले लिया। और जन भाषा जो है, जन भाषा का महत्व इतना है कि तुलसीदास जी महापंडित होने के बावजूद उन्होंने अपना अवधि में साहित्य लिखा। और उसके बाद आपको पता ही है, रामलीला वगैरह का सारा मंचन इन महीनों में तो शुरू हो जाती थी रिहर्सल्स रामलीला की। और यहाँ पे मैं एक जो विशिष्ट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जो रामलीला वगैरह, जो सारा तुलसीदास जी का योगदान रहा, रामलीला की सबसे प्रसिद्ध जो स्क्रिप्ट है वो पारसी थिएटर की स्क्रिप्ट है। तो फारसी भाषा, उर्दू भाषा, भाषाओं को लेकर झगड़े बिल्कुल बेबुनियाद हैं। भाषाएं कभी आपस में लड़ती नहीं, लड़ते हैं तो लोग हैं, लोगों की ईगोज लड़ती हैं। और यहाँ पे एक बात समझने की है, हमारी जो माँ भाषा है उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हिंदी ने सदैव पॉजिटिव यानी सकारात्मक भूमिका निभाई है, हमेशा पीछे रहकर सबको जोड़ा है। इसीलिए हमने इसको योग भाषा, हुनर दिलों को जोड़ने का ये हमने नाम रखा। हिंदी ने हमेशा ये काम किया है। आप कभी देखिएगा जिस प्रकार से एक माँ होती है परिवार में, जब तक वो काम करती रहती है, जब तक वो सबके साथ खड़ी है, तब तक उसको कोई नहीं पूछता, किसी को नहीं लगता कि हाँ माँ है कि नहीं है।
लेकिन जब माँ पीछे हट जाती है, मान लीजिए बीमार पड़ गई हैं, तो फिर सबको एकदम से सब नोटिस करते हैं, सबके हाथ पैर फूल जाते हैं जब काम करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से हिंदी की भूमिका है। हिंदी की भूमिका इतनी बड़ी है, एक अंडर करंट है हिंदी, एक बहता दरिया है हिंदी। मैं आपको बशीर बद्र जी का एक शेर सुनाना चाहूंगा। बशीर बद्र जी ने कहा, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बशीर बद्र ने कहा है, हिंदी बड़ी ही सौम्य पोलाइटनेस से, बहुत ही प्यार से, भाव से, सामंजस्य से, योग से हिंदी सबको जोड़ रही है। पीछे रहकर जुड़ने में भी हिंदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि सर ने बहुत ही कमाल के शब्दों में अपनी सारा वक्तव्य रख ही दिया है, तो मैं अब कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाएं, सारे प्रश्न मेरा आ रहा जी, है। 1 मिनट गुरनिधि जी। हाँ जी मैम। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जी। पंजाब के फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर हाँ श्री जी। निर्मलजीत सिंह कलसी आईएएस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने कुछ विचार साझा करना चाहेंगे। सो हम सर के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे, उनके सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं सर। श्री बिल्कुल, निर्मलजीत सिंह कलसी सर। स्वागत है सर आपका। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कैन यू हियर मी? हाँ आप जी सुन सर, पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं हाँ सर। जी अपना सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो हाँ, वीडियो नहीं चल पाएगा ओके। क्योंकि यहाँ वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। ओके सर, तो नो मैं प्रॉब्लम। हाँ बोल के ही कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत शब्दों में प्रोफेसर गुरमीत ने जो चीजें बताई हैं, जो बातें बताई हैं, वो बिल्कुल मन को छूने वाली हैं। और अगर हिंदी का ये जो विजन है, ये अगर सबका डॉक्टर गुरमीत जैसा हो जाए, तो मैं नहीं समझता कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई इशू, कोई प्रॉब्लम कभी भी हमें आएगी। जो बात मैं कहना चाहता हूं, 2-3 बातें हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हमें हिंदी दिवस मनाने के बजाय हमें इंग्लिश दिवस मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिवस उसी का मनाया जाता है जिसके बारे में हम चिंतित होते हैं। तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदी का इतना ज्यादा अच्छा प्रचलन हम अपने आम यूज में, अपने राजकीय प्रयोग में इसको लाएंगे, अपने कोर्ट के प्रयोग में लाएंगे, अपने साइंस के प्रयोग में लाएंगे। तो वो दिन जो है वो उसका मुझे इंतजार रहेगा। एक बात मैं आपसे शेयर करनी चाहूंगा कि जो वर्ल्ड के जो 20 सबसे विकासशील देश हैं, उन देशों में से 16 ऐसे देश हैं जिनका साइंटिफिक विकास अपनी उनकी भाषा में हुआ है। चाइना का एग्जांपल है, चाइना, जापान, उसके बाद जर्मनी, ये जितनी कंट्रीज हैं, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज ने जितना भी डेवलपमेंट किया है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, वो उनकी अपनी मातृभाषा में हुआ है। उनके जो बेसिक एजुकेशन है अपनी मातृभाषा में दी जाती है। दूसरी चीज, जितनी ये वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें से मोस्ट कंट्रीज में, वो 3-4 को छोड़ के जिसमें भारत एक है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को या सरकार में ऊंचे पदों पर हैं, वो सारे के सारे लोग अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं, उस कंट्री की मातृभाषा में स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो 1836 में जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आप बेसिकली सिर्फ पीएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक असिस्टेंट बनना है अंग्रेजों के सरकार में, एक असिस्टेंट के पद पर भी जाना है, तो आपको अंग्रेजी आनी आवश्यक है। और वही एक माइंडसेट मैं कहूंगा
कि तब से कंटिन्यू कर रहा है। हम लोगों ने स्टडी की कि भारतीय भाषाओं में कितने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं भारतीय भाषाओं से भाषाएं लेकर के। तो उसमें तकरीबन जो फिगर निकल के आया लेस देन 10%, तकरीबन 6% के करीब लोग ऐसे हैं जो भारतीय भाषाओं में जिन्होंने सब्जेक्ट्स ले करके और इसको एग्जाम जो है क्लियर किया है। तो हमें जरूरत है कि हम उस दिन का इंतजार करें जब भारतीय भाषाओं के लोग हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी हमारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है अभी तक, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा को विकसित करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो भाषा नहीं थी पहले। इनफैक्ट हमारे 10,000 के करीब ऐसी लिपियां हैं अभी, साइंटिफिक लिपियां जो पड़ी हैं, जिनको हमें अभी एक तरह से ट्रांसलेट करके समझना बाकी है। हमारे यहाँ से जो बहुत सारे लोग वो लिपियां चुरा के ले गए या उठा के ले गए, उन्होंने उन लिपियों का बहुत फायदा उठाया, साइंटिफिक लिपियों का बहुत फायदा उठाया, जबकि हमारे यहाँ उन पे अभी बेसिक रिसर्च होनी बाकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा के डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इसको एक साइंटिफिक भाषा के रूप में, इसको एक राजकीय भाषा के रूप में बनाना जो है, इसको खड़ा करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि हम आम लोगों के द्वारा न समझे जाने वाले शब्द जो है भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और भाषा जो है वो खाम क्लिष्ट हो जाती है। तो अगर आम पर्सन की समझ के बाहर हो जाए भाषा, तो उसको मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा रीजन होता है भाषा के फॉल का। जैसा कि पुराने समय में संस्कृत के समय में किया गया कि संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं रह गई, एक पर्टिकुलर वर्ग की भाषा रह गई, और जिससे वो वर्गीकरण हुआ और वो सारी चीजें आई। तो दूसरी बात, हमें कभी भी हिंदी और साउथ इंडियन भाषाओं के झगड़े में नहीं पड़ना है। जो साउथ इंडियन भाषाएं हैं, वो सारी की सारी भाषाएं जो है, उनका जो ओरिजिन है वो भी संस्कृत है, और वो भी क्लासिकल भाषाएं हैं। क्लासिकल भाषाएं वो है जिसमें एक क्लासिकल लिटरेचर का जिसमें जो विकास हुआ है, और बहुत बहुत पुरानी भाषाएं, 3,000-4,000 साल पुरानी भाषाएं हैं। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम साउथ इंडियन भाषाओं से भी वो संस्कृत से जो निकले हुए शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करें, जो हिंदी के ज्यादा शब्दों का प्रयोग हम उन भाषाओं में भी करें। जैसे हम अंग्रेजी से जो भाषा से बहुत सारे शब्द हमने हिंदी में लिए हैं, और हिंदी से बहुत सारे शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा में गए हैं, इसी तरह से जो आदान प्रदान है शब्दों का, ये साउथ इंडियन भाषाओं से होना भी बहुत जरूरी है। और भाषा वैसे भी कहा जाए तो एक जीवित चीज है। तो इसलिए ये हर साल जो है इसकी नई डिक्शनरी निकालना, और इसके ऊपर नया काम करना, साइंटिफिक डिक्शनरी अलग निकालना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्शनरी अलग निकालना, जो प्रशासनिक जो शब्दावली है जिसको हम कहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे बड़ा मजा आया, ये पूरा मैंने व्याख्यान जो है प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी का सुना, और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें उन्होंने कही। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, और मैं प्रिंसिपल डॉक्टर सपना नंदा का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे ये लिंक शेयर किया और मैं ये आपका वेबिनार जो है ज्वाइन कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को मैं सर का परिचय करा दूं थोड़ा सा ब्रीफली। डॉक्टर NS कलसी जी, सर ने IIT दिल्ली से मास्टर्स MTech किया है कंप्यूटर साइंस में, और सर ने मैनेजमेंट और गवर्नेंस में PhD किया है। सर अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और सर का मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स में भी 7 साल बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो सर, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे साथ विचार साझा किए हिंदी को लेके, और ये वेबिनार अटेंड किया। थैंक यू सो मच सर। तो मैं हाँ जी,
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निर्मल कलसी जी का कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य अपने विचार रखे और रिलेट किया। हमारे गुरमीत जी की बातें सबके दिल को छू गई, क्योंकि उन्होंने बातें ही इतनी प्रैक्टिकल की हैं और दिल से, जैसे कोई अपने परिवार से बात करता है। परिवार में हम बड़े खुल के बात करते हैं, और जब हम बाहर आते हैं तो औपचारिक सर्कल में तो ऑफिशियल फिर बातें हमारी कुछ और तरह की होती है, लेकिन उन्होंने दिल से बातें की हैं कि भाषाई झगड़ों से वो आहत हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑफर है बड़ा अच्छा। हम आपको हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम थोड़ा देर से शुरू कर पाए थे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, और हमारे रोशन सर एकदम तैयार होके बैठे हैं, बड़े फुर्तीले हैं रोशन सर। वो एकदम से लॉक कर देंगे जो सबसे पहले उत्तर देगा। और जब तक वो चैट बॉक्स में लिख देंगे, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख चैट देंगे बॉक्स प्लीज। में आंसर लिख देंगे, उसमें फिर हमें टाइमिंग पता चल जाएगा, और जो बोलेगा तो रोशन सर उसका नाम अनाउंस करेंगे। और जब तक आप देंगे आंसर, तब तक मैं यहाँ पे आपको हिंदी की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां सुनाता रहूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। हिंदी भाषा की आधिकारिक यानी ऑफिशियल वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स कौन से हैं? हिंदी भाषा की आधिकारिक वर्णमाला कौन सी है? ये आंसर आया है आर के गर्ग से। इनका है अनुराधा जी हैं। इनका आंसर आया है देवनागरी। सबसे पहला तो अनुराधा जी का आया, तो ये अनुराधा जी के लिए एक बार तालियां। हाँ, देवनागरी इन्होंने उसके बाद ज्योति गुप्ता है, सोनिया कुमारी है, इनका भी आया है देवनागरी। ये बहुत अगला बहुत अच्छा प्रश्न। जी। हाँ, अगला वैसे प्रश्न। आपको बता दें, जो देवनागरी लिपि है, इसको बहुत ही साइंटिफिक लिपि कहा गया है। आप देख लीजिए, सबसे पहले स्वरों को रखा गया है। और हमारे अगर अक्षर देखें हिंदी के, कैसे हमारे अक्षरों को रखा गया, पहले स्वरों को, फिर व्यंजनों को, संक्षिप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, उसके बाद हमारी पंक्तियां हैं कंठ्य, ऐसे कर करके पूरा साइंटिफिकली। तो इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आ रहा है जी। अगला प्रश्न, तैयार हो जाएं, दिलों पर हाथ रख लें। तो ये हमारा उत्साह है, उत्सव धर्मिता। तो अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज? ये आया है अनुराधा जी का ये थोड़ा सा स्वर। अभी पहले सपना जी का आंसर आया है। सपना जी का आंसर है शब्द, फिर अनुराधा जी का है स्वर, और सोनिया कुमारी जी का है शब्द, फिर अनुराधा जी का स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे गद्य हो गया, पैराग्राफ, उसके बाद वाक्य हो गया, वाक्य से छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया। अगर हम सबसे छोटा चले जाएं तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हमें थोड़ा इंतजार करना है सर, या कर दें अनाउंस? बस सर, एक धुनी एक आया है बलविंदर सिंह जी का के धुनी। तो ऐसा है, हम इसको, अब इसमें दो मैंने ऐसे देखे हैं। एक तो ये अभी आया है, ये वर्ण वर्ण। हाँ तो जी, ज्योति गुप्ता जी का। वर्ण ठीक है, अब वर्ण बिल्कुल ठीक है। वर्ण के बीच में ही स्वर भी आ जाता है, आप इस ध्वनि को भी काउंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने वर्ण कहा है वो कौन है? ज्योति गुप्ता। और जिन्होंने स्वर कहा है? स्वर कहने वाले अनुराधा जी भी हैं, ज्योति गुप्ता जी भी हैं, इन्होंने स्वर भी कहा पहले। और ध्वनि भी कहा है। वो पूरी टेक्निकल उसमें चले गए, पूरा संस्कृत बलविंदर जी हैं, बलविंदर जी, बलविंदर अच्छा, सिंह जी हैं, धुनी कहा उन्होंने। संस्कृत के बैकग्राउंड से होंगे जरूर। तो इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो इसके बाद क्योंकि आपको तो इसके बाद हम चलते हैं अब थोड़ा सा एक प्रश्न और सर, बस लास्ट प्रश्न करिए जी। लास्ट प्रश्न। अब हम मजेदार सा प्रश्न पूछते हैं। जी जी जी। मजेदार सा प्रश्न। गुरमीत जी का संदेश आया इसी बीच में, हिंदी विभाग की ओर से हम सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी। हम आपने स्वयं कहा, हिंदी योग भाषा है, और योग योग तो स्वयं में जोड़ने की विद्या है ही। तो योग के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा गया है,
और हिंदी भी, वो जो मैंने अंडर करंट की बात की थी, हिंदी सबको जोड़ने की का काम कर रही है। अब अंतिम प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे लगता है सबको आता होगा, पर रोशन सर अब आप तैयार रहें। सबसे पहले कौन बताता है ये अब हमने देखना है। ये प्रश्न है, कौन से ऐसे हिंदी के महाकवि हैं, हिंदी के ऐसे कौन से महाकवि हैं जिनके पुत्र फिल्मों के सुपरस्टार हैं? हिंदी अभी के हम ऐसे इंतजार में, अभी हम इंतजार में हैं। अभी इंतजार में हैं। ज्योति गुप्ता आया है, सही आ गया, है सही आ गया। हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, ये सभी ने ठीक लिखा है जी। ज्योति तो गुप्ता अमिताभ जी के अंजलि पिताजी। दीवान का है। सर जी ये अंजलि सभी के नाम दीवान, बोल दीजिए, जी सबके जी ठीक जी है। जी जी सबके सर। बोल दीजिए। ज्योति गुप्ता जी का आया है अंजलि दीवान, हरजोत, धनोवा, सोनिया कुमारी, अनुराधा जी, सपना जी, सभी का एक ही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हिंदी को अपने जीवन में उतारें, यही आज का संदेश है। और किसी भी भाषा से द्वेष न रखें। भाषाएं प्यार करने के लिए हैं, प्रेम के चिन्ह हैं भाषाएं, और उनके माध्यम से प्रेम ही अभिव्यक्त हो तो अच्छा है। और मैं एक छोटा सा हम एक जरा से एक दो पंक्तियां कह लूं तो हिंदी के कवि हैं, एक से एक कवि हैं। क्योंकि बच्चन साहब की बात हुई तो बच्चन साहब को ही उन्हीं की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं, जगो कि तुम 1000 साल खो चुके, जगो कि तुम 1000 साल खो चुके, जहान सब सजग सचेत आज तो, तुम ही रहो पड़े हुए न बेखबर। और उन्होंने कहा, जो हमारी आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा है सिर्फ टव्वल, उससे बचने के लिए, ये किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा, वह काम नहीं दे सकते हैं पिछले नक्शे, वह काम नहीं दे सकते हैं पिछले नक्शे, जिनको फिर तुम ताक रहे हो भ्रांति ग्रसे, जिनको फिर तुम ताक रहे हो भ्रांति ग्रसे, तुम उन्हें फाड़ दो और करो तैयार नए। वह आज नहीं संभव है, था संभव कल जो, वह आज नहीं संभव है जो था संभव कल। तो इसी बात के साथ वैष्णव जन तो तेने कहिए जे का संदेश देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी का। उन्होंने अपने परम बहुमूल्य वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और इसी बहाने हिंदी विभाग के साथ योग विभाग का जोड़ हुआ और बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वे धन्यवाद करना चाहें तो। धन्यवाद गुरुनिधि। अब इसी के साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से, आज उनका अपना भी डिपार्टमेंट का एक हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, तो उन्होंने फिर भी टाइम निकाला और बहुत ही सुंदर तरीके से दिल को छू लेने वाले बातें बताई, और अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हिंदी भाषा पे के महत्व को बताया, और साथ ही दूसरी भाषाओं के सम्मान के लिए भी उन्होंने कहा। ये उनका बड़प्पन जताता है कि उन्होंने हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं के लिए भी बहुत अच्छी बातें कही। और साथ ही हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, गुरनिधि जी की वाक्पटुता का क्या कहना, इनको तो हम गुणों का खजाना कहते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से समय बांध लेते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुंदर पंक्तियां कहकर कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई। और साथ ही जो रोशन लाल जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संयोजन किया, और जो हमारी तकनीकी विभाग की टीम है, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, हालांकि थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी, लेकिन उन्होंने झट से उसको संभाल लिया और बड़े सुंदर तरीके से इसको संपूर्ण किया। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने समय निकालकर, आज समय थोड़ा हमारा कुछ ज्यादा चला गया लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैम। और एक बार फिर से मेरी तरफ से सर का, मैम का, गुणनिधि सर का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही बात सर की मैं
कहना चाहूंगा गुरमीत सर की, जो मेरे दिल को बड़ी छुई। और भाई के भाषा कहीं भी लिखी जाए, ऊपर लिखी होगी तो कहेंगे ऊपर है, बीच में लिखी होगी तो क्या प्रोटेक्ट कर रही है दोनों भाषाएं, और नीचे लिखी होगी तो कि हम सबका बेस है। हमारा मन कहाँ टिका है, बात वहां टिकनी है। और जो हमारा मन जहाँ टिका होगा, मन की जो हमारी स्थिरता होगी, जो संतुलन होगा, वही हमारी भाषा व्यक्त करेगा। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जो वक्ता हैं, सर हैं, गुरमीत सर हैं, गुणनिधि सर हैं, और डॉक्टर मैडम सपना नंदा जी हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर एक नया वेबिनार लेकर आप सभी दर्शकों के सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।